नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने अब तक अग्र मस्तिष्क पढ़ लिया, मध्य मस्तिष्क पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं पश्च मस्तिष्क, जिसे अपने बोलते हैं हिंड ब्रेन। इसके मैंने आपको 3 भाग बताए थे। एक पार्ट बताया था, उसका नाम था सेरेबेलम, एक था पोन्स वेरोलाई और एक था मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो देखो, अब अपने क्या पढ़ रहे हैं? हिंड ब्रेन पढ़ रहे हैं, पश्च मस्तिष्क पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डालो हिंड ब्रेन, जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, राइट? अब समझो मेरी बात। पश्च मस्तिष्क का एक पार्ट होता है जिसे अपने बोलते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम, इसे हम अनुमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। और इसी सेरेबेलम को हम लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। लिटिल ब्रेन, ये क्या कहानी है? देखो देखो, आप चलते हो, दौड़ते हो, भागते हो, डांस करते हो, तो उस समय आपके शरीर पर जो संतुलन बनाता है ना, वो मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? तो उस समय आंसर देना होता है सेरेबेलम, जिसे अपने अनुमस्तिष्क कहते हैं। बोलने पे नियंत्रण, आप जा रहे हो, अचानक से कोई दोस्त मिल गया, आप बात कर रहे हो, तो बोलने पे भी नियंत्रण किसका होता है? इसी अनुमस्तिष्क को होता है। पेशीय गति, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं तो ये मेरे हाथ और हिल रहे हैं। शरीर की मांसपेशियां होती है, वही हड्डियों को हिलाने में मदद करती है। तो जो पेशीय गति है, मसल्स मूवमेंट है, उस पर भी कंट्रोल किसका होता है? इसी अनुमस्तिष्क का होता है। अब देखो, ये तीनों चीजें अगर ये मस्तिष्क खराब हो जाए तो काम नहीं करती है। जैसे हम अल्कोहल, मदिरा, ड्रग्स वगैरह इनका सेवन करते हैं, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अनुमस्तिष्क। उस समय क्या होता है? उस समय ना तो व्यक्ति सही से चल पाता है, ना भाग पाता है, ना नाच पाता है, हाथ का उसका पता नहीं रहता है, ना उसे बोलने पे पता लगता है। ज्यादा पी लेता है तो बोलने का भी पता नहीं लगता है ना? इसलिए इसे मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग भी बोलते हैं, लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। अपने आप में ये अलग ही एक ब्रेन है, इसलिए इसको लिटिल ब्रेन कह देते हैं। देखो, इसका फंक्शन क्या क्या है, काम क्या क्या है ना? जैसे चलना हो गया, चलने पर खड़े होने पर, दौड़ने पर, इसी भाग का क्या है? इसी भाग का क्या है? नियंत्रण है। पहला पॉइंट, चलना हो गया, दौड़ना, खड़ा होना, नृत्य करने पर, सभी पर इसी भाग का नियंत्रण होता है। ठीक है। पेशीय गति, जिसे हम मसल मोमेंट कहते हैं। मसल्स मोमेंट, पेशीय गति पर नियंत्रण भी किसका है? पेशीय गति पर भी नियंत्रण होता है मस्तिष्क के इसी भाग का। ठीक है। और बोलने पर, स्पीकिंग जो हो गया, बोलने पर, है ना, बोलने पर जो नियंत्रण है वो भी मस्तिष्क के इसी भाग का है, इसी सेरेबेलम अनुमस्तिष्क का है। ठीक है। आपने एक डिवाइस का नाम सुन रखा है जिसे अपने बोलते हैं गायरोस्कोप। गायरोस्कोप होता है ना, वो एक प्रकार से दिशा सूचक होता है। मिसाइल्स में,
फौज में, शिप में, सबमरीन में गायरोस्कोप का यूज किया जाता है। वैसे ये मस्तिष्क भी तो अपना एक प्रकार का देखा जाए तो दिशा सूचक है। देखो मैं चल रहा हूँ, चलते 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 अपने अचानक से ऐसे इधर घूम गया, इधर घूम गया, तो यही मस्तिष्क है जो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यार इससे आगे चले गए तो आप कैमरे के फ्रेम से आगे चले जाओगे, या दीवार है उससे टकरा जाओगे, है ना। चलने पे, दौड़ने पे, सब पे इसका नियंत्रण है। तो एक क्वेश्चन बनता है, मस्तिष्क के किस भाग को मानव शरीर का गायरोस्कोप कहा जाता है? तो उस समय आंसर देना होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग? सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। और मदिरा, शराब, अल्कोहल, इनका अधिक सेवन करने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो उस समय भी आंसर क्या देना होता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क देखा जाए तो अपने शरीर को डिसिप्लिन में बनाए रखता है, इसलिए इसे मानव शरीर का आर्मी कमांडर, सुप्रीम कमांडर के नाम से भी जाना जाता है। फौज में देखो सारा काम डिसिप्लिन का होता है, सुबह 4 बजे उठना, काम करना, ये वो सारा कुछ डिसिप्लिन में चलता है। तो ये भी अपने शरीर को डिसिप्लिन में बनाए रखता है, इसलिए इसे आर्मी कमांडर, सुप्रीम कमांडर के नाम से भी जानते हैं। ये भी बातें लिखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्या बात बताई मैंने? 2 पॉइंट और लिखते हैं। इसे मानव शरीर इसे आपने कहते हैं ह्यूमन बॉडी। इसे मानव शरीर का गायरोस्कोप भी कहते हैं। इसे मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी का गायरोस्कोप भी कहते हैं। गायरोस्कोप एक डिवाइस है जो डिफेंस में, शिप में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, नशीले पदार्थों का अधिक सेवन करने से, नशीले पदार्थों का अधिक सेवन करने से यही अनुमस्तिष्क, जो अनुमस्तिष्क है, जिसे अपने सेरेबेलम कहते हैं, है ना, सेरेबेलम क्या होता है? प्रभावित होता है। और क्या क्वेश्चन बनता है? इसे मानव शरीर का आर्मी कमांडर या सुप्रीम कमांडर भी कहते हैं। इसे मानव शरीर का आर्मी कमांडर या सुप्रीम कमांडर भी कहते हैं। किसे? सेरेबेलम को, अनुमस्तिष्क को। स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई? चले आगे, चलो। ये अपना क्या था? अनुमस्तिष्क था।
उसके बाद में दो चीजें और है, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लेंगाटा, है ना। तो सबसे पहले अपने मेडुला ऑब्लेंगाटा पढ़ते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। क्या नाम है इसका? मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। देखो क्या फंक्शन है इसका मेन, सुनना अब, है ना। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अनैच्छिक क्रियाओं पर, जिसे हम इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं, मस्तिष्क के किस भाग का नियंत्रण होता है, तो उस समय अपने को आंसर देना होता है मेडुला ऑब्लेंगाटा। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब समझते हो, इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब समझते हो, वो क्रियाएं जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती हो, जैसे पलकों का झपकना, श्वसन, श्वास क्या हम गिन के लेते हैं क्या कि आज के 200-400 सांस हो गए अब नहीं लेंगे, नहीं। श्वसन हो गई, पलकों का झपकना हो गया, कुछ ज्यादा खा लेते हो तो आपको वोमिटिंग आ जाती है, हिचकी का आना, हृदय का धड़कना, पाचन, डाइजेशन, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन है। और इन अनैच्छिक क्रियाओं को, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो उस समय आंसर देना होता है मेडुला ऑब्लेंगाटा, ठीक है। तो देखो क्या फंक्शन है इसका, क्या फंक्शन है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं से हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, ठीक है। अनैच्छिक इनवॉलेंट्री एक्शंस, उन पर नियंत्रण या कंट्रोल, किसका है? मेडुला ऑब्लेंगाटा का। अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी है? जैसे श्वसन हो गया, जिन्हें हम रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन। पाचन हो गया, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आपके हार्ट बीट हो गई, हृदय स्पंदन हो गया, हार्ट बीट, है ना। निगलना, उगलना, उल्टी, ये सब क्या है? ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिन पे कंट्रोल करने का काम मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। समझ में आई बात? हिचकी आना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। चले, चलो। पोन्स वेरोलाई, इसका भी फंक्शन क्या है? कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन पर नियंत्रण, श्वसन पर नियंत्रण। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास में कि श्वसन पर नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग का होता है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है आपको, सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है मेडुला ऑब्लेंगाटा को। अगर ऑप्शन में मेडुला ऑब्लेंगाटा दिखे नहीं तो पोन्स वेरोलाई आपको देना है। पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लेंगाटा, इन दोनों का श्वसन तंत्र पर नियंत्रण होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। पर एग्जाम में दोनों हो तो प्रेफरेंस किसको दोगे? मेडुला ऑब्लेंगाटा। दोनों में से कोई हो तो फिर वो चूज कर लो। समझ में आ गई कहानी? कर लोगे ये?
तो ये आपका ब्रेन था जिसमें आपने ने मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन सब पढ़े, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। ये इनको याद रखने का ही एक सबसे बढ़िया तरीका होता है, बार बार इनका रिवाइज करो, रटो मत इसको, इनको बस पढ़ते रहो। अपने एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वहां पे 4 ऑप्शन होते हैं, तरीके से पढ़ा हुआ होता है ना तो सीधा राइट होता है। लेक्चर को आप 2-3 बार सुन भी लोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, जिसे अपने बोलते हैं मेरुरज्जु। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसे अपने कहते हैं मेरुरज्जु। देखो दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु की क्या कहानी है। देखो अपना मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो पश्च मस्तिष्क है ना, इसके मेडुला ऑब्लिंगाटा वाले भाग से जुड़ी हुई एक खोखली ऐसी संरचना है, एक खोखली संरचना है जिसकी लंबाई होती है 40 से 50 सेंटीमीटर और इसका व्यास डायमीटर होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसे ही अपने स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, इसे ही अपने मेरुरज्जु बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। प्रतिवर्ती क्रियाएं जिसे आपने कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये क्या चीज है, देखो आप चल रहे हो, चलते 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 अचानक से आपके पैरों में कील खूब गई या कांटा खूब गया, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई नहीं चल रहे, आप अचानक से वहां से पैर उठा लेते हैं, इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। आप अचानक से देख रहे हो और किसी व्यक्ति ने अचानक से आपकी आंखों पर रोशनी डाल दी टॉर्च के माध्यम से, तो आपकी आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, इसे अपने बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। आपके सामने कोई चटपटा भोजन आ जाए और आपको भयंकर भूख लगी और उस समय आपके सामने कोई पिज्जा बर्गर वगैरह आ जाए, तो मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, मुंह में लार आ जाती है, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। यानी मोटा मोटा आपको ऐसे ध्यान में रखना है, किसी चीज को देख के अचानक से शरीर का बदलना, जैसे प्रकाश आता है तो आंखों का झपकना, चोट लगने पर या कील के चुभने पर वहां से हाथ को हटा लेना, वो प्रतिवर्ती क्रिया है। कील चुभ गई, अब आपको दर्द का एहसास हो रहा, तो दर्द का एहसास किसके कारण होगा, थैलेमस के कारण होगा, लेकिन जो आपने हाथ हटाया वो क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सबसे पहले अपने को बताया था मार्शल हॉल ने। सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था, मार्शल हॉल ने। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड है ना, आपके पश्च मस्तिष्क के इसके बारे में आप लिख सकते हो, पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन है ना, पश्च मस्तिष्क के मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से जुड़ी हुई एक क्या है, ये खोखली संरचना है, एक होलो स्ट्रक्चर है। एक खोखली संरचना है जो कि जिसकी अगर आप लंबाई की बात करो, इसकी मैं लेंथ की बात करूं, लंबाई की मैं बात करूं तो इसकी लंबाई है 40 से 50 सेंटीमीटर, और इसके मैं व्यास की बात करूं, इसके मैं डायामीटर की बात करूं तो वो होता है 1.5 से 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहानी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। पश्च मस्तिष्क के मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से जुड़ी हुई एक खोखली संरचना है जिसकी लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर है और व्यास है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर है। यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई। ये आपका मस्तिष्क है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शन की।
इस स्पाइनल कोड का फंक्शन क्या है, तो उस समय आंसर देना होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। कंट्रोल ऑन रिफ्लेक्स एक्शंस, है ना। और इन प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में आपने को बताया था मार्शल हॉल ने। किसने बताया था? मार्शल हॉल ने बताया था। ठीक है, अब ये प्रतिवर्ती क्रिया होती कौन सी है वो भी देख लेते हैं। तो उस समय अपने को आंसर देना होता है किसी नुकीली वस्तु का शरीर में चुभना व चुभने पर शरीर के अंग का हटना, तुरंत हटना क्या है? ये नुकीली चीज हो गई, गर्म वस्तु हो गई, है ना। प्रकाश का आंखों पर गिरने पर आंखों का अचानक से बंद होना भी क्या है? एक प्रतिवर्ती क्रिया है ना। किसी नुकीली वस्तु का शरीर में चुभना व चुभने पर शरीर के अंग का हटना प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रकाश का आंखों पर गिरने पर आंखों का अचानक से बंद होना प्रतिवर्ती क्रिया है ना। मुंह में किसी स्वादिष्ट वस्तु को देख लेते हैं तो मुंह में लार का आना भी प्रतिवर्ती क्रिया है। लार आना किसी स्वादिष्ट वस्तु को देखने पर, यह भी क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं पर जो नियंत्रण होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, मेरुरज्जु का, और अन्य क्रियाओं पर नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का। ठीक है, कहानी समझ में आई। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बताया था मार्शल हॉल ने, और इसको कंट्रोल करने का काम ब्रेन नहीं करता है, कौन करता है? आपका मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लिया स्क्रीनशॉट? ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि ये भाई आपका ब्रेन है, ब्रेन से जुड़ी हुई एक ऐसी खोखली संरचना जिसको अपने ने बोल दिया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये तो आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब एक आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे अपने बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो देखो आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क से देखो ऐसे तंत्रिकाएं निकली हुई है ना। इसे अपने बोलते हैं परिधीय तंत्रिकाएं। ये आपका मेरुरज्जु है, इससे तंत्रिकाएं निकली हुई है। ये कौन सी हो गई? परिधीय तंत्रिका तंत्र में आ जाता है ये। तो ये जो मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकली हुई है इनको अपने बोलते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं? कपालीय तंत्रिकाएं, जिन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और ये हो गई आपके मेरु तंत्रिकाएं, जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। सूचनाओं को ये भेजने में बड़ी मदद करती है। ठीक है, अब देखो समझो पेपर में कैसा क्वेश्चन बनेगा। पेपर में क्वेश्चन बनता है कपालीय तंत्रिकाएं कितने जोड़ी होती है और मेरु तंत्रिकाएं कितने जोड़ी होती है। तो उस समय आंसर क्या ध्यान देना होता है? जो कपालीय तंत्रिकाएं हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, वो होती है 12 जोड़ी, और ये जो मेरु तंत्रिकाएं हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, ये होती है आपके 31 जोड़ी, है ना। तो देखो अब अपने क्या कर रहे हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देख रहे हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देख रहे हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अपने बात करें तो इसमें दो बातें आपको देखने को मिलेगी। इसमें दो बातें आपको देखने को मिलेगी।
एक तो ये पहली बात, ये दूसरी बात। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो बातें देखने को मिलती है। एक होती है देखो कपालीय तंत्रिकाएं, ठीक है, जिसे हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और एक होती है आपके मेरु तंत्रिकाएं, जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। सिग्नल्स होते हैं वो इनके माध्यम से अपने मस्तिष्क मेरुरज्जु तक पहुंचते हैं। पूछते हैं ये कितने जोड़ी होती हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है दोस्तों, कई बार। और ये कितने जोड़ी होती है ना, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं ये होती हैं 12 जोड़ी, और जो मेरु तंत्रिकाएं हैं वो होती है 31 जोड़ी। संख्या में पूछ ले तो ये हो गई आपके 24, और ये संख्या में पूछ ले तो ये हो गई आपके 62। टोटल पूछ ले तो कितनी हो गई आपके 86। समझ में आ गई बात? जोड़ी में ही पूछा जाता है, बाकी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप निकाल के भी वहां सॉल्व कर सकते हो। कपालीय तंत्रिकाएं ये कितनी जोड़ी है? 12 जोड़ी। मेरु तंत्रिकाएं ये कितनी जोड़ी है? 31 जोड़ी। समझ में आ गई कहानी? यहां तक सिग्नल्स वगैरह इन्हीं के माध्यम से जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। चलें आगे, चलो। अब देखो एक और नर्वस सिस्टम आता है जिसे अपने बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसे हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये दो प्रकार का देखने को मिलता है। कितने प्रकार का देखने को मिलता है? दो प्रकार का, है ना। एक होता है सिंपैथेटिक, जिसे अपने बोलते हैं अनुकंपी, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, जिसे अपने बोलते हैं परानुकंपी। ये जो सिंपैथेटिक है ना, अनुकंपी है, क्या कहानी है इसकी? देखो इसको, देखो सिंपल सा मैं आपको कहता हूं। किसी बंदे की बहुत अच्छी तैयारी है तो एग्जाम से पहले थोड़ी बहुत घबराहट होती है, अपने को होती है ना। घबराहट होती है तो उस समय होता क्या है, मुंह की लार कम हो जाती है, शरीर से पसीना निकलने लग जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, रक्त वाहिनियां क्या हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है ना। और जब अपना एग्जाम अच्छा हो जाता है तो उस समय क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल आता है, मुंह में लार भी बनती है, हृदय की धड़कन भी नॉर्मल हो जाती है ना। तो एग्जाम से पहले जो नर्वस सिस्टम काम करता है और एग्जाम के बाद में जो काम करता है वो करता है ऑटोनॉमस। एग्जाम से पहले तो करेगा सिंपैथेटिक और एग्जाम के बाद कौन सा करेगा, पैरासिम्पैथेटिक। एक छोटा सा एग्जांपल लेके और बता देता हूं। जैसे अपन को कह दे कि ये कमरा है और कमरे में कोई एक अनजान वस्तु है, जैसे भूत है, और वास्तव में हो तो अपने को कितना डर लगेगा। तो भूत दिखने से पहले अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और फिर आपको कह दे अरे कोई वही भूत कुछ नहीं होता, सब मजाक है, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो। तो भूत नहीं होने के बाद में क्या कंडीशन है, ये परानुकंपी,
है ना, एग्जाम से पहले ये, एग्जाम के बाद में ये, अगर एग्जाम अच्छा हो गया तो, और भूत दिखने से पहले ये, और भूत नहीं दिखा तो ये जो होता है वो स्वायतंत्रिका तंत्र होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो चेतना के आधार पर काम करता है और अपने क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स आगे जाके इसी का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखो इसमें होगा क्या, इसमें जो रक्त वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स, वो तो हो जाएगी नेरो, रक्त वाहिनियां हैं वो क्या हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है, नेरो हो जाती है। पहला पॉइंट ये है ना। श्वसन दर जो है, रेस्पिरेशन रेट है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हृदय स्पंदन है ना, हृदय स्पंदन है, हृदय स्पंदन वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और आपके लार है मुंह में, लार, सलाइवा, वो कम हो जाती है, और पसीना शरीर से निकलने लग जाता है ना। और इसका जस्ट अपोजिट अनुकंपी, है ना, तंत्रिका तंत्र का अपोजिट उल्टा क्या है, उल्टा क्या है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, है ना। अपोजिट उल्टा क्या है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। उसमें रक्त वाहिनियां वापस नॉर्मल, श्वसन दर नॉर्मल हो जाएगी, हृदय स्पंदन वापस सही हो जाएगी, लार वार सब बनने लग जाती है, पसीना भी नहीं निकलता, शरीर ठंडा हो जाता है, क्या सब बढ़िया है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, है ना। अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम में ऐसे आता है कि बताओ अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, परानुकंपी में क्या होता है, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, है ना। तो कर सकते हो आप, है ना। ये बातें आती है क्या, बताओ श्वसन दर बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, हृदय स्पंदन बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई। ये था अपना नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो मैंने आपको कहा था, देखो ऑटोनोमस और पेरिफेरल तो 5-10 मिनट का काम है, मेन तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप ब्रेन तो पढ़ना ही पढ़ना, उसको छोड़ना मत, उनसे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। कर लिया आपने। अब देखो कुछ दोस्तों स्पेशल बातें भी बताता हूं, कुछ मैं आपको टेस्ट की जानकारी देता हूं। टेस्ट जिसे अपने बोलते हैं जांच, यहाँ कर लेते हैं। कभी कभार क्या है, इनसे क्वेश्चन आ जाता है, और मोस्टली इन जांचों की क्या है, फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं एग्जाम में। जैसे आपको कह देंगे सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है, एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है, पैट स्कैन की फुल फॉर्म क्या है, ये कुछ पूछते हैं अपने से, है ना। तो देखो एक वर्ड आता है जिसे अपने बोलते हैं ई ई जी। ईईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उस समय अपने को आंसर देना होता है इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी। और ईईजी जो होती है वो मस्तिष्क संबंधी गतिविधियों का पता लगाने में यूज करते हैं, मस्तिष्क संबंधी रोगों का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है ना। समझ गए होंगे आप। जब अपने दिमाग में ईईजी आती है तो अपने दिमाग में एक वर्ड और आता है जिसे अपने बोलते हैं ईसीजी। ईसीजी किसके लिए यूज होती है, हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए। और ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, है ना। एक और होता है आपके, वो क्या है, ईसीजी। तो ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये जो होती है
ये हृदय संबंधी रोगों का पता लगाने में उपयोग में ली जाती है। दो जान समझ में आई? ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म तो याद रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछी गई है। तीसरे नंबर पर आती है सिटी स्कैन। क्या है? सिटी स्कैन। अब देखो सिटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है? सिटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। हिंदी में भी यही लिखा हुआ आता है दोस्तों, ऐसे लिखने की वो जरूरत नहीं है, एक मैं लिख देता हूं मैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, इसे ही हम बोलते हैं सिटी स्कैन, है ना। और इसमें क्या यूज आती है? इसमें यूज आती है एक्सरेज। इसमें एक्सरे का उपयोग करते हैं। और एक्सरे की सबसे पहले खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? तो उसका आंसर होता है रोन्टजन ने। रोन्टजन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले एक्सरे की खोज की थी। और इसी रोन्टजन को फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल प्राइज भी मिला था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सिटी स्कैन में किन किरणों का उपयोग किया जाता है, तो उस समय आंसर देना होता है एक्सरेज का। राइट, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। चले आगे, चलो। एक जांच आपको और ध्यान में रखनी है, जिसे अपने कहते हैं एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि बताओ एमआरआई में किसका यूज किया जाता है? देखो एमआरआई करवाने होते हैं तो अपने से मेटल से जितनी भी चीजें अपनी पहनी हुई होती है वो उतरवा देते हैं। कह रहा हाथ में घड़ी है तो खोल दीजिए, ईयर रिंग्स है तो खोल दीजिए। एमआरआई में क्या होता है? रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है और पावरफुल मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। किन तरंगों का यूज करते हैं? रेडियो तरंगों का। इसमें अपने रेडियो वेव्स एंड पावरफुल मैग्नेट्स का यूज करता है। रेडियो तरंगे और पावरफुल मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। ठीक है। और एक आपको ध्यान में रखना है, पैट स्कैन। पैट स्कैन की फुल फॉर्म क्या है? पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन। ठीक है। ये जो पैट स्कैन होती है ना, इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज होता है ब्रेन में ट्यूमर का पता लगाने में या कैंसर का पता लगाने में पैट स्कैन का यूज होता है ना। देखो सिटी स्कैन में इमेज आएगी आपके, एमआरआई में जो इमेज आएगी वो सिटी स्कैन से भी क्लियर आएगी, और पैट स्कैन में जो इमेज आएगी वो एमआरआई से भी क्या आती है? क्लियर आती है। और कॉस्टिंग भी इनकी बढ़ती जाती है। सिटी स्कैन की कम कॉस्ट होती है, एमआरआई की ज्यादा, पैट स्कैन की और ज्यादा होती है ना। तो देखो ब्रेन ट्यूमर या फिर कैंसर का पता लगाने में इस जांच का उपयोग होने लगा है। ये बात याद रह जाएगी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
ठीक है दोस्तों, समझ में आई सारी कहानी आपको। ये था अपना नर्वस सिस्टम। 3 लेक्चर में मैंने आपको काम काम की सारी बातें समझाने की कोशिश की है, आराम से पढ़ाया है ताकि आपको थोड़ा थोड़ा करके याद रहे। ये टॉपिक दिखता आसान है परंतु है थोड़ा सा डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि इसमें याद करनी होती हैं चीजें, है ना। जितना फिल्टर कर सके, काम काम की बातें सारी बताई है। एक बात मैंने बताई, किसी भी चीज का कोई एंड पॉइंट नहीं है। नर्वस सिस्टम आप पढ़ो जितना पढ़ो, अपने आप में एक ब्रांच है। न्यूरोलॉजिस्ट है वो, उसने कितना नर्वस सिस्टम पढ़ रखा होगा। फिर भी मैंने काम काम की सारी बातें इसमें बताने की कोशिश की है ताकि आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, पढ़िए आप सब अच्छे से। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़े। आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें और अच्छा करने के लिए एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छा करें, और मेहनत करें, और अच्छी बातें यहाँ पे बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और मजेदार टॉपिक के साथ में, जिसको पढ़ने के बाद आपको भी अच्छा महसूस हो और मुझे भी अच्छा पढ़ाने के बाद अच्छा लगे कि हाँ, बच्चों को कुछ काम की बातें बताई जो बच्चों के भविष्य के निर्माण में मदद कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।